अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे दुआए ज़हरा केस की और इसके दोनों कानूनी और माशरती पहलू को डिस्कस करेंगे, हमारे तज्जियाकारों की राय जानेंगे। लेकिन सबसे पहले एक लीक ऑडियो के बड़े चर्चे हैं पाकिस्तानी सियासत में, उसका जिक्र करते हैं, अपने तज्जियाकारों की राय जानते हैं। तो साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक हुई है, सोशल मीडिया पर राउंड्स कर रही है। 2 दिन से इसके ऊपर जो दोनों PTI और हुकूमती जो शख्सियात हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं, रद्द अमल भी दे रही हैं। इस मुबैना ऑडियो में जो PTI के डिजिटल या सोशल मीडिया हेड हैं अरसलान खालिद, उससे मुबैना तौर पर गुफ्तगू कर रही हैं साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी, और वो हिदायत जारी कर रही हैं कि किस तरह का बयानिया बनाना है और मुखालिफिन पर किस तरह से गद्दारी के इल्ज़ामात लगाने हैं। और फिर फराह गोगी से मुतल्लिक अगर कुछ होता है या कैंपेन होती है तो उसका रद्द अमल किस तरह से देना है। अब आज इसके ऊपर फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कहते हैं कि जी ये जो ऑडियो है ये अहम नहीं है, अहम है कि जी कैसे तहकीकात होनी है और फ़ोन टैपिंग जो हो रही है इसको एड्रेस करना चाहिए। ये बड़ा अहम और शदीद तशवीशनाक इशू है। इसके ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी साहिबा ने आज जिस तरह से रद्द अमल दिया है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इससे ये साबित हो गया है कि ये जो ऑडियो है ये मुस्तनद है, ये दुरुस्त है। साथ ही साथ वो कह रही हैं कि जी बुशरा बीबी ने इदारों के खिलाफ जो मुहिम चलाई है, ये साबित हो गया है कि वो सारी इसके पीछे हैं और ये कहते थे कि वो गैर सियासी शख्सियत है, लेकिन ये जो मुबैना ऑडियो है ये इस बात को वाजे करती है कि वो किस तरह से सारे मामलात हैंडल करती थी। अब ये मामला तो ठीक है, दोनों तरफ से ज़रा इसका जायज़ा लेंगे, हो रहा है क्या नहीं हो रहा सियासी फोर फ्रंट पे। लेकिन हमने देखा है कि इस तरह की ऑडियोज आती हैं और फिर सियासी मंजरनामा एकदम से तब्दील हो जाता है, लोगों के जो थॉट प्रोसेस हैं वो शेप होती हैं, लेकिन उनकी तहकीकात नहीं होती हैं, उनमें से कुछ निकलता नहीं है। इस बार जब इतने बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं तो तहकीकात क्या होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, क्या होगा इस मुबैना ऑडियो को ड्रॉप सीन, अपने तज्जियाकारों से जानेंगे। यही सवाल कि मामले की तहकीकात कैसे की जानी चाहिए। ओपन ऑप्शंस हैं सबके पास। हमें आज पैनल पर ज्वाइन करें हफीजुल्लाह नियाजी साहब, अतर काज़मी साहब, सलीम साफ़ी साहब, महमूद सरफराज साहिबा और मज़हर अब्बास साहब भी स्काइप के थ्रू हमारे साथ मौजूद है। सलीम साफ़ी साहब, सबसे पहले आपके इसके ऊपर मौक़िफ़ जानना चाहूँगी क्योंकि कुछ रोज़ पहले आपने ये हमारे ही प्रोग्राम में बैठ के टीज़र भी दिया था कि कुछ ऐसी बातें सामने आने वाली हैं, इंकशाफात होने वाले हैं जिनसे बुशरा बीबी जो साबका खातून अव्वल हैं उन तक खुरा मिलेगा कि किस तरह से वो सियासी मामलात में भी हिस्सा लेती रही हैं। सर, PTI जिस तरह से इसके ऊपर रद्द अमल दे रही है, एक तो उससे बताइएगा, क्या जो नून लीग कह रही है कि इससे वाजे हो गया कि वो PTI कह रही है, तस्लीम कर रही है इस ऑडियो को, क्या ये दुरुस्त बात है और फिर तहकीकात कैसे होनी चाहिए? देखिए, इससे पहले तो ये बातें PTI के अंदर के लोग कर चुके हैं, ओम चौधरी साहब कर चुके हैं, इसी तरह पब्लिकली अलीम खान साहब कर चुके हैं। खलवतों में तो PTI के सारे उज़रा हमें ये बताते रहे, इससे सिर्फ उसकी तस्दीक हुई है। और ये मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी मैं अर्ज करता रहता कि जो सोशल मीडिया पे पहले जो हमें गालियां पड़ती थी और अब जो फौज को गालियां पड़वाई जाती है, तो ये सब कुछ इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की निगरानी में हो रहा है, उनकी हिदायत पे हो रहा है। पहले लोग नहीं मानते थे कि नहीं जी खान साहब तो नहीं है, फिर ये कहा जाता था कि नहीं बुशरा बीबी नहीं है, तो अब तो ये सबूत सामने आ गया। लेकिन सिर्फ ये नहीं, मैं तो आपको ये बताऊं कि ओम चौधरी प्राइम मिनिस्टर के ओथ के दिन तक इमरान खान के दस्तराज थे, उनके ओथ के कार्ड उन्होंने बांटे, लेकिन अगले दिन उनकी छुट्टी करा के उनकी जगह एक पैसे वाला आदमी जुल्फी बुखारी ने उनको रिप्लेस किया। वो काम भी बुशरा बीबी ने किया था। अलीम खान को पार्टी से भी बुशरा बीबी ने फारिग किया था। इसी तरह गुजरा भी अहम पौधों पे वो लगाती थी। पहले फवाद चौधरी को वजारत से बुशरा बीबी ने हटाया था और फिरदौसा शिकावान को उन्होंने ही वजीर बनाया था। इसी तरह मैं आपको ये किन किन वाकयात की जो सबसे बड़ा था, ये जो DGI की अपॉइंटमेंट का खिलवाड़ बनाया था, तो वो भी बुशरा बीबी ने ही बनवाया था। और जो बाकी किस्से कहानियां हैं
वो तो फरा बीबी के कुछ सामने आ गए हैं और मानिका खानदान के। लेकिन मैं आज आपको एक और पेशन गोई कर रहा हूँ कि आगे ऐसे शवाहिद सामने आने वाले हैं कि लोगों को पता चल जाएगा कि इस मुल्क को असल में पिछले सालों में मानिका खानदान और बुशरा बीबी और फराह खान वगैरह ने चलाया है, और सिक्योरिटी तक के मामला। और फिर एक बात और ज़हन में रखिए कि वजीर आजम अंडर ओथ होता है, और इमरान खान साहब एक टीवी टॉक शोज में ये कह चुके हैं और तकरीरों में कि वो अपनी हर बात वो बुशरा बीबी से शेयर करते हैं। मैं इसलिए कहता था कि रियल टाइम में अगर कोई हुकूमत सिक्योरिटी रिस्क है तो वो इमरान खान साहब की हुकूमत है। सर, तो अब दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए, क्योंकि अभी तक ये मुबैना ही है कि ये वाकई में ठीक है या नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये भी कह रही है कि कहीं से एडिटेड हैं, कौन से पार्ट्स एडिटेड हैं ये वाजे नहीं है। लेकिन क्या कैसे तहकीकात हों इसकी? असल में ये एडिटेड है ना, ओन चौधरी का दावा तो एडिटेड नहीं था ना। ओन चौधरी उससे पहले शहबाज गिल से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, उनके घरेलू मामलात में भी दखील थे, बुशरा बीबी से इब्तिदाई राब्तों में भी वो थे, वो निकाहों में भी शरीक थे। लेकिन ओन चौधरी आपको टीवी पे बैठ के गवाही दे चुके हैं, वो तो एडिटेड नहीं था ना। अलीम खान साहब बहुत बड़े फाइनेंसर थे। लेकिन सर, क्या वो गवाही, क्योंकि देखें अगर इस चीज़ को प्रूव करना है आपने, और आपने इसका खुरा मिलाना है कि मुल्क के मामलात और फिर करप्शन से भी आपने इसको जोड़ना है, तो फिर उसको प्रूव भी तो करना पड़ेगा ना। मुबैना ऑडियो की बेस पे प्रूव कैसे करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और फिर किस तरह से ये मुबैना ऑडियो से ही सियासी बयानिया शेप होता रहेगा, इसको कैसे हम एक तरफ कर सकते हैं? अतर, आपकी राय भी जानना चाहूंगी, फिर आती है साफी साहब के पास। देखिए, जहां तक इदारों के खिलाफ कंपेन का ताल्लुक है, अगर कोई मुनज़्ज़म कंपेन है तो बुशरा बीबी इस वक्त पाकिस्तान में है। ये हमारे वही इदारे हैं ना जो कुछ अर्सा पहले तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बता देते थे कि कहां से कंपेन चल रही है, पीटीएम का क्या किरदार है, एनडीएस का क्या किरदार है। सर्कल बना होता था, उसमें सहाफियों की भी शक्लें होती थी, तो इदारों को तो पता होगा। बुशरा बीबी कोई मुल्क से बाहर तो नहीं है। अगर कोई ऐसी कंपेन है तो इदारे जरूर तहकीकात करें और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें। दूसरी बात यह है कि जब से ये हुकूमत आई है, ये हर दूसरे तीसरे दिन एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है। पहले बयानिया शुरू हुआ था कि जी बुशरा बीबी फराह गोगी जो है वो पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग्स करवाती थी। तहकीकात में तो टाइम लगेगा। ये इस वक्त हुकूमत में है, एक अफसर का नाम बता दें पंजाब में जिन्होंने पैसे दिए थे और अपनी ट्रांसफर करवाई थी, वो तो इजी है ना, बिल्कुल सामने हो जाएगा। उसके साथ साथ बाकी भी जो तहकीकात होंगी तो उसके बाद ही पता चलेगा ना कि कौन इसमें मुलविस है या कौन इसमें मुलविस नहीं है। और इससे पहले भी हमने देखा कि जो इमरान खान के ऊपर करप्शन के इल्जामात लगे, वो इल्जामात की हद तक ही हैं। याद हो ना, कोई रेफरेंस आए, कोई मुकदमा करे, अगर कोई ऐसा सियासी लीडर है जो उनसे नाराज होकर जा चुका है, उसने तो बयानात देने हैं। ओन चौधरी साहब तो वही है ना जिनके हवाले से अता तारोड़ कहते थे कि ये इस्लामाबाद और लाहौर की जो आला सोसाइटी की पार्टीज होती हैं उसमें मंशियात पेश करते हैं। आज ओन चौधरी इतना मोतबर हो गया इस हुकूमत के लिए कि उसकी वो मिसालें दे रहे हैं। तो ये सियासी एक दूसरे के खिलाफ बयानात होते हैं। बाकी अगर तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। उससे पहले हम यहाँ बैठ के किस तरह फैसला कर सकते हैं, चाहे वो मरियम बीबी की ऑडियो हो जिसमें वो ये कह रही हैं कि मुझे मीडिया मैनेजमेंट करने दें, या फिर कोई और किसी और की मुबैना ऑडियो हो, तो ऑडियो की तो तब तक कोई हैसियत नहीं जब तक कोई तहकीकात नहीं हो। नहीं, लेकिन अतर फिर इसके ऊपर पीटीआई कोई वाज़ेह रद्द अमल भी तो नहीं दे रही कि क्या वो जा रहे हैं कोर्ट, क्यों नहीं जा रहे हैं, एटलीस्ट कोई डेफेमेशन का केस ही कर दें। फिर आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। देखिए, जिन लोगों ने ऑडियो रिलीज की है और जो लोग इल्जामात लगा रहे हैं वो जाए ना। मरियम औरंगजेब कोई बांग्लादेश की वजीर इत्तलात तो नहीं है ना, पाकिस्तान की हुकूमत में है। और जिन इदारों के ऊपर इल्जाम वो कह रही है लग रहा है वो इदारे के नहीं पाकिस्तान के, तो पूरी रियासत तो चुप बैठी हुई है। अगर इतने खतरनाक लोग हमारी रियासत में बैठे हुए हैं जो हमारी सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है, तो रियासत क्यों चुप बैठी हुई है? रियासत उनके खिलाफ करे कार्रवाई। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, अतर कह रहे हैं जो इल्जाम लगा रहे हैं, जिनके ऊपर लगा रहे हैं वो करे ना कार्रवाई, पीटीआई का करना बनता नहीं है। मेरा ख्याल है कि अतर सही कह रहे हैं, मैं तो उनके बिल्कुल साथ हूँ। और खातिर जमा रखें, ये लम्हा लम्हा वो लम्हा भी आया चाहता है जब ये तहकीकात शुरू होगी। आपने ये बात जैसे सलीम साफ़ी साहब बता रहे थे, और मुझे यह है कि आज वो बड़ी उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है गले की वजह से, फिर भी उन्होंने खासा तफसील से बताया हमें कि ये चीज़ जो है उन्होंने जो खलवतों में
तो ये चीज़ बिल्कुल आम है। मैं तो जिसको कहना चाहिए कि पीटीआई के अंदर ही सांस ले रहा हूँ, फॉर द राइट रीज़न और द रॉन्ग रीज़न। मुझे पता उनकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त आर्मी के बारे में। और उसके बाद वो इतना एक आम कर दिया है कि जलवतों में भी अब जो है उनका नाम लिया जाता है। इमरान खान साहब ने मीर जाफर हाथ लगाकर जलसे आम में कहा, और उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा, वो एक दो दफ़ा वो जैसे होता है ना, मैं सियासी बयान दिया कि शहबाज शरीफ या इन सबको, फजल रहमान को, नवाज शरीफ को कहते हैं ये स्टूजेज हैं, असल मीर जाफर पीछे बैठे हैं। जब इतना बड़ा इल्ज़ाम लगता है और फिर आपके सामने एक ऑडियो आ जाती है, तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर आप और मैं सब हम खातिर जमा रखें कि इस पर तहकीक भी होगी, इसके बारे में तशवीश भी होगी, और ये इतनी संगीन चीज़ है कि इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जाएगा। अब इसका सबूत भी मिल गया है। तकलीफ मुझे ये हुई है कि कम अज़ कम इसके बारे में तहरीक इंसाफ यकसू नहीं है। अब ओन चौधरी साहब जिनका रेफरेंस दिया, उस्मा कारदार का नहीं दे सके, ये सारे तहरीक इंसाफ के लोग हैं, इनको इसलिए निकाला गया कि इन्होंने कहीं पे प्राइवेट महफिल में जिक्र कर दिया, या ओन चौधरी साहब को भी निकालने की वजह नहीं बताई सलीम साहब ने, मैं बताता हूँ। उनका बिल्कुल ही बना। ओन चौधरी को आप ये देखें कि वो एक आम आदमी नहीं है, वो ना हफीजुल्लाह न्याजी है, ना वो अतर काज़मी है, वो इमरान खान साहब की खलवतों और जवलतों के बिल्कुल 2012 से लेके 2018 तक 6 साल, अगर आप कहें ना लव्स हाउस वाइफ, कि घर की पूरा घर संभाल रखा हुआ था उन्होंने। वो घर के अंदर ग्रोसरी से लेके उसकी तज़यीन आइशाई से लेके छोटे मामला से लेके 2 शादियाँ की 2014 में 2018 में, दोनों में वो निकाह के गवाह थे। इसलिए एक बड़ी एक छोटी सी बात है, थोड़ा लंबी हो जाएगी, अच्छी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर एक बंदा आया, उसको बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, तो अंदर वापस आए तो उन्हें अपने जो भी ज़ौजा मोहतरमा थी उनको कहा ये अपने कबीले का बुरा आदमी है। तो उन्होंने कहा बाहर उनसे इतने अच्छी तरीके बात कर रहे थे, उन्होंने कहा मैंने इसलिए कहा कि कल को आए तो आपको गलत फहमी ना हो कि मेरा इसका टाइम गुजरा है, तो ये मेरे बारे में कोई गवाही दे, कोई बात हो तो इसके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ये चीज़ें होती हैं कि जब आप ओन चौधरी को रखे हैं, मैं तो ओन चौधरी को बड़ा मोतबर समझता हूँ इमरान साहब के लिहाज से, मैं तो अलीम खान को, जहांगीर को बड़ा मोतबर समझता हूँ। और उसके बाद इस हुकूमत ने जितनी करप्शन के स्कैंडल्स किए हैं, ये अब इमरान खान की जो आज उनका तो कहना पड़ा है, सवाल उठता है। लेकिन न्याय साहब, आप जस्टली ये सवाल उठा रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन मजर अब्बास होंगी जी इंशाल्लाह। तहकीकात कौन करे? हमने इससे पहले भी देखा बहुत सी, सर करेगा कौन मजर साहब? तहकीकात कौन करता है? जो हुकूमत वक्त होती है तहकीकात तो वो करती है, कोई इंडिपेंडेंट इदारा तो नहीं करता। इंक्वायरी कौन ऑर्डर करता है? चलें ये तो अभी पता चलिए। ख्वाजा आसिफ साहब, मैंने शहजाद इकबाल के शो में उनको कहते हुए सुना, कहते हैं कि थर्ड पार्टी से करा ले, अगर हमने किया तो ये लोग फिर उसको कहेंगे कि जानिबदार है। देखिए सीधी सी बात ये है कि आज तक कोई भी ऑडियो वीडियो, एक बता दें, कोई ऑडियो वीडियो जो लीक हुई है आज तक मंतकी अंजाम तक पहुंची है? वो नहीं पहुंची। मैं आपको मिसाल देता हूं, कई साल पहले 90s में सबसे पहले ऑडियो कैसेट मेरे पास आई मेहरान बैंक की, और मैंने स्टोरी हेरल्ड में दी, लेकिन वो स्टोरी इस वजह से रोक ली गई कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है इस ऑडियो की, ये यूनुस हबीब किस पॉलिटिशियन से बात कर रहे हैं, इसको हम कैसे एस्टैब्लिश करेंगे। तो हमारे यहाँ तो आज एक ओपन चीज है, जो वीडियो लीक आ जाती है हम उसको बगैर इन्वेस्टिगेट किए हम एक बहस का हिस्सा बना देते हैं। आप मुझे बताएं ना, जावेद इकबाल साहब की ऑडियो वीडियो लीक हुई थी ना, उसके बाद क्या हुआ? चले इमरान खान का दौर खत्म हो गया। ये हुकूमत उस वीडियो लीक की क्यों नहीं तहकीकात करवाती है? और इसके अलावा जो भी और ऑडियो वीडियो इसकी भी करवा लें। डिफिकल्टी क्या है? इसलिए कि जब आप तहकीकात करवाएंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कहां रिकॉर्ड हुई, किस तरह रिकॉर्ड हुई, कौन कौन वहां मौजूद था। वीडियो के हवाले से बात कर रहा हूं, इसी तरह ऑडियो के हवाले से। लेकिन ये सारी चीजें ये गवर्नमेंट करती हैं। आप गवर्नमेंट इल्जामात नहीं लगाती, गवर्नमेंट तहकीकात करके मंतकी अंजाम तक चीजों को पहुंचाती है। हमारे यहाँ पिछले चंद सालों में ये चीजें हुई हैं
कि हुकूमत बैठ के इल्जाम लगाती है और हुकूमती वुज़रा मुतालबात करते हैं। कभी आपने सुना है कि जो ताकतवर होता है, जो पावरफुल होता है, जो पावर में होता है, और हम किसकी गवाही, ओन चौधरी की गवाही कैसे मान ली जाए? ओन चौधरी तो हॉस्टाइल है ना। अच्छा। ओन चौधरी तो इमरान खान, देखिए ना, ओन चौधरी आज जो बात करेंगे, बिल्कुल यही बात है जो हमने पहले भी की थी कि जब साथ थे तब क्यों नहीं कुछ बोले, आज जब छोड़ गए साथ या निकाल दिए गए हैं किसी भी वजह से, तो आज क्यों बोल रहे हैं? यही है मैं इसके ऊपर लेती हूँ मज़हर साहब। मैं चाहूंगी न्याजी साहब का भी और सलीम साफी साहब का भी इसके ऊपर वाक़िफ़ आए। अलीना, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, देखिए अभी जैसे शीरी मज़ारी साहिबा कह रही थी, एक सेकंड जी मज़हर साहब, जैसे अभी शीरी मज़ारी साहिबा कह रही थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सरकारी राज अफशा करने पर लगता है। वजीर आजम का अगर कोई टेप सामने आ जाए तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इसलिए नहीं होगा अनटिल अनलेस उसमें कोई नेशनल सीक्रेट जो है वो डिस्क्लोज किया गया हो। टैपिंग की बात करते हैं फवाद चौधरी साहब, 4 साल इनकी हुकूमत रही, क्यों नहीं खत्म करवाया इन्होंने? क्यों नहीं इस चीज को हमेशा के लिए खत्म किया? क्या प्राइम मिनिस्टर अपने वो तो हम चला रहे हैं कि हाँ सर, वो तो हम इमरान खान के इंटरव्यू का हवाला भी एक चला रहे हैं जिसमें इमरान खान कहते हैं कि ये होता है, तमाम ममालिक में होता है, और बल्कि प्रोटेक्शन के लिए। मसला नहीं है ये, सिर्फ इमरान खान का मसला नहीं है, ये बेनजीर भुट्टो साहिबा का दौर था, जब हुकूमत से हटा दी गई तो उन्होंने यही बात की। नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत से हटा दिए गए तो उन्होंने यही बात की। हमारे यहाँ पॉलिटिशियन का प्रॉब्लम ये है कि जब वो बरसर इख्तिदार होते हैं तो वो इस चीज को अपने लिए एसेट समझते हैं, और यही वजह थी कि भुट्टो साहब ने 74 में जो है वो पॉलिटिकल सेल बनवाया ताकि ऑपोजिशन के मेंबरान की जो टेलीफोन टैप किए जाएं। हम जब ये बड़ी अहम और बुनियादी बात यही है कि जब आप इक्तिदार में होते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, रियल टेस्ट आपका तब होता है। महमल, आपकी तरफ आऊंगी, पहले आपका बुनियादी सवाल के ऊपर जवाब चाहूंगी। हमारे जो तज्जियाकार हैं उन्होंने मुख्तलिफ आरा दी, आपकी इसमें क्या राय है? अलीना, बिल्कुल इसकी फोरेंसिक होनी चाहिए ताकि पता चले कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं, क्योंकि हमने अभी तक पीटीआई से जो देखे हैं वो डिफरेंट किस्म के मौक़िफ़ आ रहे हैं। एक तरफ तो उसको फेक कहा जा रहा है, कुछ उसको एडिटेड कह रहे हैं, कुछ डिनाइल भी आ गए हैं, तो ज़रा वो भी एक बात उससे भी क्लियर हो जाएगी अगर फोरेंसिक हो जाए। दूसरी चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो जैसे हमारे साहब ने बात की कि जो इल्लीगल टैपिंग है ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी वायलेशन है सबकी प्राइवेसी। ये किसी के भी फोन टैप या इस तरह की जो चीजें हैं ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में एक जजमेंट भी दे चुकी है कि ये इलीगल है, तो इसको तो पहली चीज है कि ये है ही इलीगल। हाँ, जहां तक उसकी ऑथेंटिसिटी की बात है वो वेरीफाई हो सकती है जब प्रॉपर कोई फोरेंसिक होगा इसका और फिर पता चलेगा कि क्या है। लेकिन अलीना, बात ये है कि जहां तक ट्रेंड्स बनने की बात है तो हमने ये देखा है कि ये पीटीआई के ऊपर आज से ये बात नहीं हो रही। ये पीटीआई का जो सोशल मीडिया सेल है और पीटीआई जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर ऑर्गेनाइज्ड है, इसके ऊपर सवाल बहुत सालों से उठ रहे हैं। जिस किस्म के ट्रेंड्स वो पॉलिटिशियंस के ऊपर, अपने सियासी अपोनेंट्स के ऊपर चलाते हैं, जिस किस्म के वो ट्रेंड्स, गलीज ट्रेंड्स जो हैं वो जर्नलिस्ट के ऊपर, सहाफियों के ऊपर चलाते हैं। खवातीन सहाफियों को जिस तरीके से टारगेट किया गया रिसेंट ईयर्स में, खासतौर पर जब इनकी गुज़िश्ता हुकूमत थी उसके अंदर, उसके ऊपर तो हम लोगों ने जो है उसके ऊपर स्टेटमेंट भी निकाली, बिल्कुल जारी की। तो ये जो चीजें, और इसकी काफी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर्स भी कर चुके हैं। आप देखिए डॉन में रमशा जहांगीर और भी लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर किया कि किस तरीके से ट्रेंड्स बनते हैं। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये ट्रेंड्स किसके कहने पे बनते हैं, ये ऑफिशियल लाइन कहां से आती है, ये क्या टॉप से आती है, और ये किस तरीके से फिर ये ट्रेंड जो बनते हैं इसकी भी तहकीक होनी चाहिए। क्योंकि देखिए इन ट्रेंड्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट एक होता है। तो मेरे ख्याल में जहां तक ये ऑडियो की और वीडियो जो भी इस तरह की चीजें आएंगी उनकी अगर फोरेंसिक करानी है तो ये इस तह पर भी पहुंचना पड़ेगा कि ये पीटीआई के अंदर या इस तरह के जब ट्रेंड्स होते हैं तो उसके पीछे है कौन। अथर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखिए, उसमें मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाह रहा था कि ओन चौधरी इतने ही मोतबर गवाह हैं कि वो इमरान खान के साथी थे और इस वक्त शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा हैं, तो उनकी गवाही को कितना आप सीरियसली ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारे इदारों को पता चल जाता है कि 3 लाख ट्वीट्स इंडिया से हुई हैं तो ये ट्रेंड्स
अगर कोई मुनज़्ज़म तरीके से चला रहा है तो वो तो फौरन पकड़े जाएंगे, उनको पकड़ते क्यों नहीं है? मसला ये है कि कुछ बयानिए ऐसे होते हैं जो अवाम में मकबूल होते हैं, उनके आप काउंटर नहीं कर सकते, तो फिर आप इस तरह की चीजों के पीछे छुपते हैं कि जनाब हमारे खिलाफ ट्रेंड चल गए, सियासतदान जो है एक मिनट अथर, चाहे वो बयानिए झूठ और चाहे वो बयानिए झूठ और गलत हो, तब भी अगर अवाम उनको बाय कर रही है तो उनको डीबंक नहीं होना चाहिए। नहीं अलीना, एक चीज मैं जरूर इसमें अगर आपने भी ट्रेंड की बात की, लेकिन एक सिर्फ मैं सॉरी महमल में खत्म, उसको डीबंक हुकूमतें करती हैं, इदारे करते हैं कि ये चीज है, ये झूठी है, इसके हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। अगर तहकीकात होंगी तो पता चलेगा ना, किसी के कहने से। अब मसला ये है कि आपने ट्रेंड की इसमें सिर्फ मैं ये बात जरूर कर दूं कि एक्चुअली ये बातें गद्दारी के फतवे नहीं, मैं भी इसी के लिए आप ताकि एक मिनट करूंगा कि मुझे आज गद्दारी के फतवे जो है वो स्पीचेस पे लगते हैं, खाली ट्रेंड में नहीं। एक सेकंड अतर महमल को सुन लीजिए, ठीक है? अगर आपको पॉइंट आ गया, महमल को सुन लीजिए, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ जवाब लेने के लिए। आप दोनों एक साथ बोलते आवाज नहीं आती है। महमल मुख्तसर पॉइंट बनाइएगा। जी मैं सिर्फ ये बात जरूर साफी साहब, खाली ट्रेंड जी अलीना, ये खाली ट्रेंड्स की बात नहीं है। स्पीचेस के अंदर भी गद्दारी के फतवे भी लगे हैं, स्पीचेस के अंदर भी मजहब कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है, स्पीचेस के अंदर भी झूठे इल्जाम, वो 35 पंचर हो या कोई और चीजें, और फिर बाद में कह दिया जाए सियासी बयान है। ये खाली सोशल मीडिया ट्रेंड्स की बात नहीं है सर, इसका एविडेंस है ना कि वो फिर इस चीज से तो होता है कि वो अपनी स्पीचेस के अंदर भी वही वाली बातें कर रहे होते हैं, जिसके बाद में ट्रेंड्स बन जाते हैं। सहाफियों के ऊपर, मीडिया के ऊपर जिस किस्म की गलीज जुबान इस्तेमाल की जाती है, यहाँ बात की है महमल सरफराज ने। एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, अतर काज़मी से इसका जवाब जानेंगे और सलीम साफी साहब भी कुछ ऐड कर। एक छोटी सी ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं उस मुबैयन ऑडियो से मुतल्लिक जो साबका खातून अव्वल की लीक हुई है, और बात यहाँ तक पहुँची है। सलीम साफी साहब, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे कि ये जो इनऑर्गेनिक ट्रेंड्स बनते हैं इस तरह की फिर चीज़ों में हमें सामने आते हैं, और जैसे अभी महमल भी कह रही थी कि जब हम सुनते हैं लीडरान को तो उसकी अक्कासी होती है उनकी डिबेट्स में, उनकी स्पीचेस में। सर क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, इस हद तक तो ये बात ठीक है कि हुकूमत का काम बयानबाजी और पिस्काफरस करना नहीं है, उसका काम तहकीकात करना और कार्रवाई करना और इदारों को बनाना है, शफाफ इदारों को जो इस तरह के मामलात की तहकीकात करे। दूसरी बात यह है कि मैं तो इस ऑडियो की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उस वक्त से ये बातें कर रहा हूँ जब ISPR हमारी एजेंसियाँ और इमरान खान एक पेज पे थे। मैंने इस मुल्क से भागा हूँ, न किसी और मुल्क की सिटीजनशिप ली है, न किसी और मुल्क की पनाह ली है। इधर बैठ के ये बातें मैं उस वक्त से कर रहा हूँ और इसके हमारे पास शवाहिद मौजूद है। मसलन एक वफाकी वजीर के मोबाइल के व्हाट्सएप की मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसमें इमरान खान साहब खुद अपनी टीम को हमें गालियां पढ़वाने का कह रहे हैं। तीसरी बात यह है कि वीडियो चलाने का सिलसिला किसने शुरू किया? तैयबा गुल के वीडियोस की फॉरेंसिक पे हुई है। मेरे साथ इंटरव्यू में वो कह चुकी है कि खुद उन्होंने चेयरमैन नैब के खिलाफ उनको ब्लैकमेल करने के लिए अपने माविन खसूसी के टीवी चैनल पे वो वीडियो चलाया था, लेकिन चेयरमैन नैब के खिलाफ इमरान खान ने क्या कार्रवाई की वो हम सबको पता है। फिर एक और बात जो हमने मोतबर नहीं बनाया है ओन चौधरी को, हमने मोतबर नहीं बनाया है अलीम खान को, इनको मोतबर बनाया था इमरान खान साहब ने अपना मुआविन खसूसी बना के, अपने घर का राजदार बना के, जिस तरह आज उसने शहबाज गिल को बनाया है, जिस तरह आज उसने शीरी मजारी को बनाया हुआ ताकि लोग है। तो ये हमने कभी भी उनको बतौर गवाह पेश नहीं किया है, इमरान खान साहब पेश करते रहे। और फिर सबसे बड़ी बात, आपकी बात से मजहर अब्बास साहब इत्तेफाक नहीं करे ऑन चौधरी वाली नहीं, उनकी बात भी सुन, मैं ऑडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कहना चाहते हैं? सिंपल सी बात है जिस चीज के नहीं सर, वो ऑन चौधरी वाली बात पे मेरा ख्याल आपको जवाब देना चाह रहे हैं, ऑडियो पे नहीं, ऑन चौधरी पे जवाब देना चाह रहे हैं आपको। एक जुमला ले लेते हैं मजहर साहब का, फिर आप जवाब दीजिएगा। असासों का देख लेना, असासों का ये जो बुशरा बीबी है वो जो प्लाटे हैं वो तो वीडियो टेप नहीं है ना, यूनिवर्सिटी है वो तो वीडियो टेप नहीं है ना, उनके बच्चों के असासे हैं, ये सारी चीजें। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो जर्नलिस्ट उस वक्त जब ये एक पेज पे थे और फौज के कहने पे और एजेंसियों के कहने पे इमरान खान साहब को मसीहा साबित कर रहे थे और आज उन्होंने लाइन बदली है, तो हम तो ये कहते हैं कि जी एक कमीशन बनाया जाए,
पहले दिन से इमरान खान ने एजेंसी हम जैसे लोगों के खिलाफ लगाई थी। उस वक्त भी इसी रिपोर्ट कार्ड में बैठ के अपने आप को ऑफर किया था कि हमारे असासों की भी तहकीकात करे, बाकी लोगों की भी करे, बुशरा बीबी जैसे लोगों की भी करे। सर, ये जो आप कमीशन बनाने वाली तजवीज कर रहे हैं, मेरा ख्याल है आपकी आगे भी बढ़ाते हैं और सबने सुन भी लिए। लेकिन मजहर अब्बास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं ऑन चौधरी वाले पॉइंट के ऊपर? मजहर साहब क्विकली, फिर आई हैव टू गो टू अथर। देखिए, मेरे नुक्ते नज़र से कोई दूसरा इख्तिलाफ कर सकता है। ऑन चौधरी कल भी काबिल एतमाद आदमी नहीं थे, वो आज भी काबिल एतमाद आदमी नहीं है। हमें पता है कि उनके बारे में उस जमाने में क्या बातें की जाती थी जो हम यहाँ दोहरा भी नहीं सकते। लेकिन वो कल इमरान खान के साथ थे तो बहुत अच्छे थे, आज इमरान खान के साथ नहीं है तो बहुत खिलाफ है। मेरे नुक्ते नज़र से वो कल आज भी काबिल। प्रॉब्लम ये बिल्कुल सलीम साफी साहब सही कह रहे हैं जावेद इकबाल साहब के बारे में। आज तो हुकूमत किसी और की है ना, तो उस वीडियो लीक के बारे में उस जो जावेद इकबाल साहब की थी उस सिलसिले में क्यों नहीं तहकीकात हो रही? आज की जो ऑडियो लीक आई है उसके बाद अगेन हम सिर्फ इल्जामात तक रखते हैं बातों को, हम उससे मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाते। मेरा नुक्ता नज़र सिर्फ ये है। मैं इस हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि देखे जो ओम चौधरी है वो माजी के शहबाज गिल थे या जुल्फी बुखारी थे, और जो जहांगीर तरीन है वो माजी के फवाद चौधरी थे। इनके वो हैसियत थी। श्री मजारी माजी के फिरदौसा शिकावान आप उनको कह सकते हैं ये, लेकिन इनको सियासत में मुतारिफ कराया है, इनको क्रेडिबल के तौर पर पेश किया है इमरान खान ने। हमने कभी उनको क्रेडिबल नहीं कहा है। और इमरान खान को किसने पेश किया? सर, लेकिन ये आपने जो अभी सवाल उठाया था ना, वो बहुत बड़ा सवाल है और मैं अथर की तरफ यही लेके जाऊंगी। अथर, अभी हमने ये कल परसों भी सुना इमरान खान साहब को उन्होंने पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि जी कौम आपको इदारों को पैगाम देती है कि ये जो चोर डाकू हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए इन्हें हटाएं आकर। इससे पहले भी खान साहब कह चुके हैं कि ये चोर डाकू हटा दिए जाएं, इनसे बेहतर तो मार्शल लॉ है। तो क्या ये खान साहब जो बात कर रहे हैं ये तो उनकी अपनी तजाद है पॉलिसी में या पिछले बयानियों में जो वो कहते थे? देखिए, जहां तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है, देखिए उसमें अवामी रद्द-ए-अमल भी होता है। मैं आपको मिसाल दे दूं कि मुझे जब भी ट्विटर के ऊपर कोई शख्स बुरा भला कहता है, दुश्मन तराजी करता है, तो एक मखसूस लीडर है बहुत बड़ी जमात की, वो उसको फॉलो कर रही होती है, पर कतन मुझे पता है कि उनका इसमें कोई ताल्लुक नहीं होगा। आवाम की अपनी राय होती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट शख्सियात चाहे हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, उनके ऊपर इल्जामात हैं, उनकी तहकीकात होनी चाहिए। सहाफियों की टोटल अहमियत इतनी है कि हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स के ऊपर बात करते हैं और इंपॉर्टेंट शख्सियात के हवाले से कमेंट करते हैं। हमारा तो इसमें कोई वो नहीं, ना पहले कभी इंपॉर्टेंस थी ना आगे कभी इंपॉर्टेंस होगी। तो ये जो इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं, जब भी उनके ऊपर इल्जामात लगते हैं, इस तरह की कोई टेप आती है, तो जरूरी है या कोई भी और इल्जाम हो, जरूरी है कि उसको हम आखिर तक पहुंचाएं। जहां तक खान साहब का ताल्लुक है, देखें यहाँ पे कुछ रियलिटीज हैं, हमारे इदारों के हवाले से मुख्तलिफ बातें होती हैं। जब आपकी कौमी असेंबली के अंदर खड़े होके हुकूमती इत्तेहादी ये कहे कि मेरी तरक्याती स्कीम मंजूर नहीं हो रही थी, मैंने एक इदारे के अफसर को कहा, उसने हसन इकबाल को फोन किया, उससे पहले मैं शहबाज शरीफ के आगे भी रो चुका था, जरदारी साहब के आगे भी रो चुका था, लेकिन जब तक उस इदारे के अफसर ने फोन नहीं किया तो मेरी तरक्याती स्कीम मंजूर नहीं हुई। तो फिर इस तरह की बातें होंगी। बिल्कुल अंदर ऐसे कि जैसे वो कहते हैं, खान साहब भी कहते हैं कि न्यूट्रल्स को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी मदद होगी तो फिर ही आगे कुछ बनेगा काम। नहीं, वो लीडर तो डिनर, ऑफिशियल डिनर में भी पूछ के जाते हैं। सॉरी, क्या कहा? मुझे आपकी आवाज नहीं आई। मैंने कहा वो लीडर तो ऑफिशियल डिनर में भी पूछ के जाते थे कि PMLQ और इमरान खान जब डिनर कर रहे थे अलग अलग, तो उन्होंने मालूम किया कि मैं जा सकता हूँ, नहीं जा सकता। जी जी बिल्कुल। देखिए, जी प्लीज सर बोले आप। जी आप बात कर लीजिए। मैं अलीना से कह रहा था कि फिर मुझे मौका दे। नहीं, मैं उसमें यही कह रहा था कि जो इमरान खान साहब अगर इदारों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जो इदारों का हमारी सियासत के अंदर एक किरदार है वो हमारे सामने है। हमारी कौमी फिर खान साहब ये क्यों नहीं कह रहे कि उनका किरदार खत्म होना चाहिए? फिर वो न्यूट्रल से मदद क्यों मांग रहे हैं? वो क्यों चाह रहे हैं उनकी मदद, इस हुकूमत से मदद हटे तो मेरे देखें बहुत सारी चीजों का तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। फिर आप ये डिमांड करें कि उनकी मुदाखलत ही नहीं होनी चाहिए। देखिए प्रॉब्लम ये नहीं कि मुझे हेल्प करें। और बिल्कुल सही कह रही हैं अथर। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। ये है मैं अर्ज करूं अलीना।
जी जी सर, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं ब्रेक लेके फिर आपके पास आती हूँ। अतहर पहले इसका जरा जवाब दे दे सर, ये बड़े अहम नुक्ता उठाया मेमन ने। जी मैं वो यही कह रहा हूं कि जब आपकी कौमी असेंबली से लेकर पंजाब की असेंबली तक तमाम तर कार्रवाई अदालतें डिक्टेट करें, तो फिर इदारों का एक किरदार है, जब आपकी पूरी ऑपोजिशन जो इस वक्त हुकूमत में है वो ये कहे कि जब तक इदारे हमारे साथ नहीं होंगे हम तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं कर सकते, तो फिर इदारों का एक किरदार है। और दूसरा, जहां तक न्यूट्रल का ताल्लुक है, न्यूट्रल का ताल्लुक ये कहने का मकसद ये है कि जिनको आप कंधे के ऊपर बैठा के लाए हैं उनके नीचे से आप हट जाएं। ये नहीं कहा जा रहा कि मुझे दोबारा कंधे पे बैठा लें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, जो भी जीते वो आ जाए, हुकूमत बनाए। इस तरीके की बात कभी हो रही। अच्छा, एक छोटी के लिए क्यों एक छोटी सी ब्रेक ले, होल्ड ऑन टू दैट थॉट। एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, उसके बाद आपका मौक़िफ़ भी, सलीम साफ़ी साहब भी कुछ कहना चाहते हैं और नियाज़ी साहब काफ़ी देर से बड़े खामोश बैठे हैं, उनका मौक़िफ़ भी जानिए एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जो मुल्की सियासी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। सलीम साफ़ी साहब, आप ब्रेक से पहले कुछ कहना भी चाह रहे थे, साथ ही साथ ये भी बताइएगा आज जो ये जो ख़त वाला मामला है, इससे मुतल्लिक एक और पेंडोरस बॉक्स खुल गया है। शहबाज गिल साहब कहते हैं कि जी वो तो हलक में उंगली डाल के निकलवाया हमने, ख़त छुपाया हुआ था। शाह महमूद साहब तो कहते हैं कि मुझे तो पहले का पता चल चुका था 2-3 दिन में। ये क्या मामला है? और इससे पहले भी जो हम बात कर रहे थे, अतर साहब ने गोकुल इसका वाज़ेह जवाब नहीं दिया। अभी आप जो है ना शहबाज गिल को भी ले आइए, तो अब शहबाज गिल की क्रेडिबिलिटी वो तो ओन चौधरी से भी 1000 गुना ज्यादा गई गुजरी है। तो ठीक है, आप एक तरफ खत और सिक्योरिटी के मामलात और दूसरी तरफ शहबाज गिल को हम डिस्कस करें। मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए, हम तो इस मुल्क में बैठे हैं, इसी शहर में बैठे हैं, हमने ये सब कुछ अपनी नजरों से देखा है, पुख्ता है। न खान साहब की तरह हमारे बच्चे इंग्लैंड में बैठे हैं, न किसी और मुल्क जाने का इरादा है, न किसी और मुल्क की वफादारी का हलफ उठाया है। इसी इस्लामाबाद में जब धरने करवाए जा रहे थे, किसको पता नहीं था कि वो धरने इमरान खान सामने है और वो इदारे कर रहे हैं। ये जो बाज़मीर सहाफ़ी है, ये उस वक्त क्यों नहीं बोले? फिर आपको मैं बताऊं कि जब ये मोईद यूसुफ साहब नेशनल सिक्योरिटी के वो बने, तो पहले दिन उसने एक प्रेस रिलीज जारी की, तो श्री मजारी साहबा ने उसे कहा तुमने तो बड़ी गलती की है, ISPR से क्लियरेंस के बगैर आपको जुर्रत कैसी हुई कि तुमने ये जारी कर दिया। हमारे 4 पुख्तून वज़रा थे, उनके इस इदारे के एक मामूली अफसर रोजाना उनकी ड्यूटी लगाते थे कि आज आपने मंजूर पश्तीन के खिलाफ ये करना है। सर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई ना, द टेबल्स हैव टर्न्ड नाउ। अब हम देखते हैं कि एक सांस में खान साहब जो हैं वो एक कैंपेन चल रही होती है सोशल मीडिया के ऊपर, दूसरी सांस में हम देखते हैं खान साहब कहते हैं कि जो आप जिनको लेके आए हैं उनको हटा दें। नियाजी साहब, आपका क्या तज्जिया है इसके ऊपर? ये जो खान साहब डिमांड कर रहे हैं सर, देखिए जी, मैं पहले तो मुझे बड़ी जो है ना समझ नहीं आ रही कि ऑन चौधरी साहब को इतना लाइटली लिया जा रहा है और कभी शहबाज गिल से मिलाया जा रहा है। मेरे ख्याल उसकी इंटेंसिटी किसी को पता ही नहीं है। मेरी और इमरान की एक ही ईयर की पैदाइश है और हमने 60 साल इकट्ठे गुजारे हैं। अब आप मेरी ज़िंदगी से माइनस कर दें क्योंकि इमरान खान साहब ये मुखालफत कर रहे हैं, तो ये उस वक्त क्यों नहीं बोले? ये ऐसी एब्सर्ड ओपिनियन है कि मैं हैरान हूं कि 6 साल एक बंदा साए की तरह इमरान खान साहब के साथ रहता है और उसको आप कहते हैं जी कि उन्होंने, चूंकि अगर तारा ने कहा है कि वो ड्रग्स डील करता है तो ये इमरान खान साहब के हक में जाएगा जो हमने ये साइटेशन दी है कि वो इसको ये समझते थे। और अगर वो सच समझते थे तारण, तो इमरान खान साहब के साथ अगर वो रह रहे थे तो ये क्या उनके फेवर में जाते हैं जो हम इमरान खान की सपोर्ट में ये दलील ला रहे हैं? जनरल आसिम मुनीर साहब, मैं कहता हूँ आप उसके पास सारा, चलो बोल लें आप लोग, मैं तो उस खामोश बैठा था कि मैं कहता था चलो आप लोगों का चूंकि नूरे बसीरत आम हो ही रहा है तो मैं ना बोलूं। नियाज़ी साहब ये बात नहीं है। नहीं, मुझे बात देखें ना, आप मुझे आप देखें, आप फरमा रहे हैं तो इमरान भर की साइटेशन, आपको पता है कि 10 साल पहले पाकिस्तान के अंदर ऐसी फोरेंसिक लेबॉर्ट्री बनी है जो एशिया की नंबर 1 है। ये सहूलत हमें फोरेंसिक की अब है और अगर हुकूमत नहीं बनाती तो मैं आपके साथ हूं कि हुकूमत झूठी है। फिर अगर ये फोरेंसिक नहीं निकालती, नहीं, मैं पहले बात मुकम्मल कर लूं। जी सर, जो बातें आप ओन चौधरी के हवाले से कर रहे हैं तो ओन चौधरी को तो गिरफ्तार होना चाहिए। मैं ये क्या ही नहीं रहा हूं साहब। देखें आप मेरा ख्याल मैं तो कह रहा हूं कि यहाँ अख्तर काज़मी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है
कि जी अता तारड़ साहब जो अकाउन चौधरी को ये समझते थे कि वो ड्रग्स पार्टीज के अंदर बड़े बड़े लोगों को केटर करता है। मैंने कहा अगर ये तो ये कह रहे हैं कि जी इनका ख्याल है कि अता तारड़ ये बात सच कर रहे तो ऐसे गंदे आदमी को उन्होंने गले लगा लिया है। मैं इसका एक दूसरा जाविया ले रहा हूं कि अगर वो कर रहा था तो ये इमरान खान साहब को बदनाम करने वाली बात है। मैं तो नहीं कह रहा हूं कर रहा था, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो कह ये जो कह रहे हैं जी कि अतार साहब इन्होंने ये नहीं कहा अतार साहब झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने कहा ये इल्जाम है। अच्छा आसिफ मैं एग्जैक्टली मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा जनरल आसिफ मुनीर साहब जो हैं वो 25 अक्टूबर को 2018 में ISI चीफ बनते हैं जी। और फिर जून या जुलाई 2019 तक रहते हैं। उन ऑथेंटिक बात है ये लंगर का, लेकिन ये ऑथेंटिक बात है कि उन्होंने इमरान खान साहब को बताया कि बुज़दार साहब के बारे में, और ये रिपोर्ट है जनवरी फरवरी 2019 की जिसके ऊपर इमरान खान साहब से एक बात हुई जिसमें उन्होंने कहा जी मैं बुज़दार साहब हटा दूंगा, वो लंबी स्टोरी है। उन्होंने कहा जी यहाँ पे फरग होगी साहब है, एहसन गुजर है, ये आम है, टॉक ऑफ द टाउन है, ये सही साहब सही कह रहे हैं। हर मुझे सारे मिनिस्टर जो पंजाब के सारे और एक गुड अमाउंट ऑफ फेडरल मिनिस्टर कहते थे यार ये क्या असर हो रहा है। और बुज़दार साहब करप्शन के बारे में नैब के अंदर कॉल इतना लग रहा है कि आपके ऊपर आपके पास ना कोई इस इंक्वायरी से मुतल्लिक खबर है। सर बता दें अगर ऐसी बात है तो। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ इंक्वायरी, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ इंक्वायरी होने वाली है इनका, और नहीं कराएंगे तो मैं कहूँगा कि इससे ज्यादा हुकूमत को अगर उन्हें इल्जाम लगा झूठा इल्जाम है ये पता होना चाहिए, फोरेंसिक करा के फौरन बताएं। अच्छा। और इंक्वायरी नहीं करा, ये इसलिए अहम है कि गद्दार जो है ना वो शहबाज शरीफ को नहीं कहा गया, और यही बनती कि अंजाम पे पहुंचाएगी यही इंक्वायरी इमरान खान साहब को। ओके ठीक है, ओके जी ठीक है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि मामला किस करवट बैठता है, क्या हुकूमत इसके ऊपर इंक्वायरी का कोई हुक्म देती है भी नहीं। ये और दीगर मामला भी आने वाले दिनों में इसके ऊपर एनालिसिस हमारा जारी रहेगा। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।